समाज के एक सैनिक है और सुनीता ताई ने, हमारे धुर साहब ने, सब लोगों ने हमको बताया कि भाई आपको इस प्रोग्राम का, इस वैचारिक प्रोग्राम का उद्घाटन करना है। मेरे को बहुत अच्छा लगा एक आदिवासी आदमी को यहाँ बुलाए कि भाई आप उद्घाटक करके आइए। मैं आप तमाम बामसेफ के जितने लोग हैं DS4 के लिए जो काम कर रहे हैं, इस मूवमेंट को जो लोग चला रहे हैं, मैं उन लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक ऐसा आयोजन आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों, मैं संविधान को एक अलग एंगल से देखना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ दिन पहले, मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट के जो लोग हैं, जो लोग बाबा साहब पे, महात्मा फुले पे और हमारे पूरे महापुरुषों की विचारधारा को लेके चलते हैं, उनकी रिएक्शन देखा कि संविधान में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, संविधान सुरक्षित है। ये जो चर्चा हमारे बीच में हमारे ही लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि हमारे लोग, बुद्धिजीवी लोग ये चर्चा कर रहे हैं संविधान सुरक्षित है। शायद जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है, उस पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने IPC बनाने के लिए, अकेले IPC बनाने के लिए 28 डेज लगाए। 28 दिन लगे उस महान पुरुष को IPC को बनाने के लिए। ये जो IPC बदली गई है, इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड को हमको समझना पड़ेगा। संविधान बनने के पहले इस देश के आदिवासी, इस देश के घुमंतु जमात, जिसको नोमैडिक ट्राइब बोलते हैं आप लोग, एंटी, ये लोग क्रिमिनल ट्राइबल बिल में आते थे। इनको क्रिमिनल ट्राइबल बोलता था। इस देश में, विश्व के किसी देश में ऐसा कानून नहीं था जो भारत में इन लोगों ने बनाए थे। मैं इसके पहले आपको बता दिया कि बाबा साहब को 28 दिन लगे थे IPC बनाने के लिए। जब क्रिमिनल ट्राइबल बिल पे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बात की कि भाई ये बिल का अस्तित्व कैसे देखते हैं आप, तो पूरे पार्लियामेंट में किसी ने आंसर नहीं किया इस बात पर। किसी ने बोला नहीं, इस इशू पे किसी ने बात नहीं किया। ये पहला देश है जहां ऐसा कानून था कि बच्चा पेट से पैदा होकर वो क्रिमिनल ट्राइबल कहा जाता था, और क्रिमिनल ट्राइबल के खिलाफ में कोई भी किस्म की धारा नहीं लगती थी। अगर क्रिमिनल ट्राइबल का मर्डर भी हो गया तो उसको सजा नहीं होती थी। लोग मार देते थे तो भी मारने वाले लोगों को सजा नहीं होती थी। यह वास्तविकता है क्रिमिनल ट्राइबल बिल की। इस देश का, जिसको बाबा साहब ने एक्सेप्ट किया, जिसको लैंग्वेज ऑफ लैंड बोला बाबा साहब ने, इस देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर संविधान हमारे पास है तो देश की जमीन हमारे पास है क्या? जमीन हमारे पास है क्या? जिसकी जमीन उसका देश। यह बिरसा मुंडा का कथन है कि जिसकी जमीन उसका देश। साथियों, 1948 के पहले इस देश में ST, SC, OBC और जो माइनॉरिटीज के लोग थे, उनके पास में 72% लैंड थी। 72% लैंड। भूलना नहीं चाहिए, मैं IPC पे बात कर रहा हूं। 72% जमीन का मालिक आज इस देश में 22% जमीन का मालिक बन गया है।
ये प्रैक्टिकली सच है जो मैं बोल रहा हूं, अनऑथोराइज तरीके से नहीं बोल रहा हूं, ऑथराइज तरीके से बोल रहा हूं। इस देश में हमारी 72% जमीन थी, आज हमारे पास केवल 22% जमीन बची है। दो बातों को देखिए, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखिए और जो गवर्निंग सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके आधार पर इस देश के जल जमीन जंगल बचे हैं, उसको देखिए। और ये मत भूलिए, इस देश में एक सिद्धांत तय हो रहा है कि जिसकी जमीन उसका देश। संविधान हमारा है, मानते हैं, जमीन हमारी है क्या? हमारे पास बची है क्या जमीन? कल हमारे दुश्मन ने बोला इस देश में आपकी कितनी जमीन है, तो 22% है, तो 22% हिस्सेदारी आपकी इस इकोनॉमिक सिस्टम में होनी चाहिए। बाबा साहब ने क्रिमिनल ट्राइबल बिल का विरोध किया और उसको डिमोलिश किया, उसको खत्म कर दिया और केवल ट्राइबल बिल लाया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें से इस कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका सॉल्यूशन लाना, ये दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट ने नहीं किया। आज पूरे विश्व में इस बात की चर्चा चल रही है, यूएन में भी चर्चा चल रही है कि जो ये आर्टिकल था भारत में, उसको जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने रखा, उस पर आज अफ्रीका में काम चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस में काम चल रहा है। साथियों, ये जो आईपीसी इन्होंने बदले हैं, ये उसी सिस्टम की तरफ फिर से देश को ले जाने का संकेत है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने आर्टिकल नहीं हैं, उतने अमेंडमेंट्स हो गए हैं। अभी आर्टिकल 13 की बात की मेरे साथी ने, आर्टिकल 13(3)(c), ये एक ऐसा आर्टिकल है जो अनअमेंडेबल है। उसमें आदिवासियों को स्वायत्तता दी गई है, वो अपने कल्चर के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से वो उस आर्टिकल के अंतर्गत जी सकते हैं। उस आर्टिकल के अंतर्गत कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इवन अमेंडमेंट भी नहीं होगा। लेकिन इन्होंने एक प्रयत्न किया है, आपने शायद, आपके बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि एक फॉरेस्ट बिल लाए इन्होंने अभी, वन संवर्धन व सुरक्षा अधिनियम 2023, ये आरएसएस मोदी की गवर्नमेंट ने लाई। साथियों, इसमें आदिवासियों का उल्लेख नहीं है और परंपरागत वन निवासियों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि जंगल में परंपरागत वन निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का आदमी रहता है और वन निवासी यानी आदिवासी रहता है। ये लोग उस जमीन पर नजर रखे हैं, जो बची हुई जमीन है इस देश की, उस पर नजर रखे हुए और उस जमीन को अब कॉर्पोरेट को दे रहे हैं लोग। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ जाते हैं, संविधान की तरफ जा रहे हैं। वास्तविक व्यवस्था संविधान की जो थी, इस देश की जमीन को बचाने की थी। आदमी तो आएगा, मरेगा, जाएगा, जमीन का क्या? मैं एक एंगल दे रहा हूं इस तरफ देखने के लिए आपको। मैंने बोला 72% जमीन थी, आज 22% जमीन के आप मालिक है। इस देश पे आपका क्या राज है? क्या अस्तित्व है हमारा? जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाया था, उस वक्त इस देश के माइनॉरिटीज, ओबीसी, एससी और आदिवासियों के पास में 72% जमीन थी देश की। आज संविधान के बनने के बाद का जो पीरियड हुआ, उसके बाद आपके पास 22% जमीन बची है। उस 22% जमीन पर आप क्या करोगे, इस पर भी सोचना है। और जो लोग संविधान का बहुत बड़ा यानी बखान कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में संविधान को रख रहे हैं, आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वो लोग संविधान जिंदा है, संविधान बिल्कुल प्रासंगिक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे बड़ी मूवमेंट हमारे बीच में उनकी है। गढ़चिरौली में देखो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माइनिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में देखो, बस्तर में देखो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माइनिंग हो रही है। जो 5वीं 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है, जिसको बाबा साहब ने ऑटोनॉमी बोली थी, उसको पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन बोला आदिवासियों के लिए। उस पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन को डिमोलिश कर रहे खुलेआम। कोई व्यक्ति, कोई इंटेलेक्चुअल आदमी उस पर बात नहीं कर रहा है। जिस दिन इस देश से आदिवासी अधिकारों की समाप्त हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा।
इस डिबेट पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आप मालिक हो ये कैसे साबित करोगे? आप मालिक हो तभी साबित होगे जब आप आदिवासियों के वंशज हो ये बोलोगे। आपको आपके जेनेटिक, आपको आपके डीएनए वाले संबंध, आपके सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा, तब जाके आप क्लेम करोगे कि वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया। 2010-2011 में इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट ये था कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, दे आर द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन उसी दरमियान राम मंदिर का जजमेंट आया, और राम मंदिर की तो सब लोग जानते हैं आप क्या जजमेंट आया है और वो वास्तविकता में क्या है। साथियों, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मूल निवासी संघ चला रहे हैं, हम इस देश के मूल मालिकों का आंदोलन चला रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में जाके बोलता है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इस पर दलित चुप है, इस पर ओबीसी चुप है, इस पर माइनॉरिटी चुप है। उनको लगता है ये उनका इश्यू नहीं है, और ये लोग बाकायदा पब्लिकली आदिवासियों को वनवासी कहने का एक कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश में। प्रधानमंत्री भी मंचों से बोलते हैं। जिस दिन एक इन्होंने साबित कर दिया कि भारत में आदिवासी नहीं है, मेरे सब्जेक्ट को आप लोग थोड़ा सा जोड़ के देखने की कोशिश करो। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये साबित करना चाहते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है, इसका मतलब ये है कि भारत में कोई मूल मालिक नहीं है। ऑल आर इक्वल, भारत के सभी लोग मूलवासी है। आप वो नेट देख लीजिए और यूनाइटेड नेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट देखिए। अरे भारत का संविधान आपको एक अलग आइडेंटिटी दे रहा है, और वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट यूएन में दे रहे हैं, और हम लोग चुप है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आदिवासी का मसला है। भाई, आदिवासी जिस दिन वनवासी हो जाएगा, यहां का ओबीसी, यहां का दलित, यहां का माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो जाएगा। उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। संविधान खत्म होना और आपकी पहचान खत्म होना दोनों सिमिलर बातें हैं। संविधान का मतलब लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लेकिन संविधान का सोशल मीनिंग होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी हमारे जिंदा रहने की गारंटी है संविधान इस देश में। अगर हम इस देश में जिंदा है तो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ संविधान, संविधान की वजह से हम जिंदा है। यह संविधान हमको जिंदा रहने की गारंटी देता है इस देश में, और जो जिंदा रहने की गारंटी है उसको बदल नहीं रहे, उसको कमजोर करने की प्रक्रिया चालू है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जस्टिसों का आप स्टेटमेंट देखिए। ये इस देश को रिलीजियस कंट्री बनाना चाहते हैं। इनका मेन एजेंडा है आदिवासी मुक्त भारत, यानी हिंदू भारत, हिंदू राष्ट्र, बिगर आदिवासी के भारत। जिस जिस देश में आदिवासी है वो देश सेकुलर है, वो देश कोई धार्मिक देश नहीं है। आज के दिन हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक 3 साल बाद में आपको इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है, आपको यूएन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा है। इस देश की 68% इकोनॉमी जो है वो विदेशी पूंजी, दूसरे पूंजियों पे, विदेशी पूंजी पे डिपेंड हो गई है, और हमारे को बाकायदा धीरे 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 हमारे सभी प्रावधानों को खत्म कर रहे हैं। आरक्षण का कोई अस्तित्व नहीं है। इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स दैट देयर इज नो रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, अपॉर्चुनिटी का है, आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। जब आरक्षण खत्म हो जाएगा, जब संविधान की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, कौन सी व्यवस्था हमको बचा सकती है, इस पर भी बात होनी चाहिए। ये जरूरी है।
कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, उसको इन्होंने खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म, हमारा प्रोटेक्शन खत्म, हम कैसे जिएंगे? इसके लिए क्या बात करना है? साथियों, एक रेमेडी है इस देश में। इनको संविधान चलता है, देश के लोगों को अंबेडकरवाद नहीं चलता। जिस विचारधारा ने इस देश को सर्वाइवल का रास्ता दिया, देश के प्रत्येक नागरिक को सर्वाइवल का रास्ता बनाया, उस विचारधारा का जो बेस है, जिसको अंबेडकरवाद बोलते हैं, वो अंबेडकरवाद इस देश में नहीं चल रहा है। संविधान भी चले और अंबेडकरवाद भी चले। संविधानवाद एक अलग सब्जेक्ट है, अंबेडकरवाद एक अलग सब्जेक्ट है। हमारे बीच में आदिवासियों में ऐसे भी लोग हैं बेचारे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं रहता। आप जाइए, सब तरफ जाइए, आप देखिए क्या हालत है अपने लोगों की। साथियों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारे पेट में रोटी रहे न रहे, लेकिन अंबेडकरवाद रहना चाहिए। दिमाग में अंबेडकरवाद रहेगा तो हम सरवाइव करेंगे। संविधान के साथ सरवाइव नहीं होंगे। संविधान का साथ में हमारे दिमाग में अंबेडकरवाद होना चाहिए। उस विचारधारा को हम लोगों ने ग्रास्प करना चाहिए। उस विचारधारा को जिंदा रखने की लड़ाई है। उस विचारधारा के वजह से ही हमको संविधान मिला है। साथियों, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को रेमेडी क्यों माना? Why Dr. Baba Saheb Ambedkar has declared that only the Constitution is the remedy for standing on democracy. आपको इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़े रहने के लिए, रखने के लिए केवल और केवल संविधान ही अंतिम पर्याय है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला, ये डॉक्ट्रिन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये रेमेडी है। एक आंदोलन जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक आंदोलन जो केवल सर्विसेज और संवैधानिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ये 2 टाइप के आंदोलन चल रहे हैं हमारे पास। ये आंदोलन के बीच में समन्वय स्थापित करने की चुनौती हमारे सामने है। जमीन के आंदोलन को आज जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको रिजर्वेशन का फायदा मिल गया है, वो जमीन के आंदोलन को अपना आंदोलन नहीं मानता है। वो जल जमीन जंगल के आंदोलन को अपना आंदोलन नहीं मानता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को अनडिक्लेयर्ड ट्राइब बोला था। जब बाबा साहब ने एक थ्योरी रखी थी, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, वो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अनडिक्लेयर्ड ट्राइब्स बोला है। अनडिक्लेयर्ड ट्राइब्स यानी इस देश के नेटिव, इस देश के मूल मालिक। कुछ लोगों ने बाबा साहब के इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया है। साथियों, हमने अभी हमारे संगठन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी पिटीशन डाले हैं, उसको स्टे भी लाए हमने। मैं स्वयं उसका पिटिशनर हूँ। उस फॉरेस्ट बिल के अगेंस्ट में हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, उसको स्टे किए। अगर वो कानून इस देश में 6 महीने भी जिंदा रह जाए, वो कानून अप्लीकेबल हो जाए, तो हम अपनी पहचान और अधिकारों के साथ खत्म हो जाएंगे, इतिहास के साथ खत्म हो जाएंगे इस देश। वो आरक्षण दिखा रहे हैं हमको। संविधान में केवल आरक्षण नहीं, उसके बाद के जो पीछे के जो मेन प्रावधान है, वो प्रावधानों को खत्म कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। केवल संविधान रह जाएगा भाई, प्रैक्टिकली उसके जो प्रावधान है, उसका जो बेस है, वो पूरा खत्म कर देंगे। आदिवासियों को समझता नहीं है। आप लोग जिस एंगल से सोच रहे हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जो आपका सामना हुआ है, वो भावनात्मक सामना नहीं होना चाहिए, वो वैचारिक सामना होना चाहिए। क्योंकि बिरसा मुंडा ने बोला था, खून के रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं विचारों के। और ये विचारों की जो रिश्ते हैं, वही समाज का निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण खून के रिश्तों से नहीं होता, वो विचारों के रिश्ते से होता है। और वो जो आप लोग प्रक्रिया शुरू की है, बामसेफ के लोग, आप लोग इसका क्रेडिट आपको समाज देगा ही देगा। आने वाले समय में आप लोगों की दखल ली जाएगी समाज में। लेकिन मेरी एक सोच ये थी कि भाई ऊपरी लेवल पे, ऊपरी अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग और जमीनी अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों के बीच में समन्वय कैसा होगा, इस पे बात करनी चाहिए। आदिवासी का सब्जेक्ट ये केवल आदिवासी का नहीं है,
ये सब्जेक्ट इस देश के मूलवासियों का है और आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी व्यक्ति को, आदिवासी अधिकारों को जिंदा ही रखना अपने पास पर्याय है, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। इफ हमारे मूलवासी होने के अधिकार इस कॉन्स्टिट्यूशन में जिंदा है तो कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है। अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे लिए अप्रासंगिक हो जाता है। आज के दिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि एक ऐसा प्रोग्राम तय किया जाए जो वास्तविकता में हमारे मूलवासी होने के अधिकारों को डिफाइन करता हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के शेड्यूल कास्ट की यूएन में क्या स्थिति है? क्या यूनाइटेड नेशंस आपको इस देश का मूल मालिक या मूल निवासी है यह बात की मान्यता देता है? नहीं देता है। इस देश के ओबीसी को उसकी यूनाइटेड नेशंस में क्या मान्यता है? वो इस देश के मूलवासी आपको मानते हैं? नहीं मानते हैं। इस देश का माइनॉरिटी, उसको यूनाइटेड नेशंस में इस देश का मूलवासी होने के अधिकार है क्या? नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आरएसएस के लोगों ने स्टेटमेंट किया, यहां की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट किया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। और जब भारत आदिवासियों का ही नहीं है तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का कैसे हो सकता है? इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं और आप उनके वंशज हो। ये एंथ्रोपोलॉजी बोलती है इस देश की। साथियों, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, कल्चरल एंगल और एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल, ये तीनों एंगल से मूवमेंट को चलाने की जरूरत है। हमारा दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा सतर्क है। कुछ दिन पहले अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक स्टेटमेंट आया, सेंट्रल ने कानून पास किया, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने की बात की। मराठी भाषा के बारे में बाबा साहब ने क्या बोला था? बाबा साहब ने बोला था इट्स अ प्री द्रविडियन लैंग्वेज, ये आदिवासी भाषा है। पहले मराठी नहीं, मराठी थी वो, जिसको माई बोली बोलते थे। वो हमारी आदिवासियों की, दलितों की, ओबीसी की भाषा है, वो गावठी भाषा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस भाषा को इस देश में 50,000 लोग बात नहीं करते, जिस भाषा को बोलते नहीं है, वो संस्कृत भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। लेकिन आपकी भाषा को, ये अभी मराठी को डिक्लेयर किए, लेकिन ऐसी कई लैंग्वेजेस है हमारे बहुजन समाज में जिसको अभी तक के नेशनल लैंग्वेज के बारे में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किए। आपकी बोली भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा को मानने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। साथियों, जो भी आंदोलन आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है, मैं आपको इसलिए अवगत कराना चाहता हूं कि क्या चल रहा है देश में। मैं प्रास्ताविक है, मैं उद्घाटक हूं, मैं आपका 5-10 मिनट ज्यादा टाइम लिया तो कोई प्रॉब्लम? ठीक। इस देश में क्या चल रहा है? गुजरात के डांग जिले से लेकर तो गढ़चिरौली तक, गढ़चिरौली से लेकर तो बस्तर तक, बस्तर से लेकर तो अपना झारखंड तक, झारखंड से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर आसाम तक, आसाम से लेकर नागालैंड तक, नागालैंड से लेकर मणिपुर तक, आपने क्या देखा है? इस देश की 70% पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको आप लोग अर्धसैनिक बल बोलते हैं, जो बॉर्डर पे होनी चाहिए, वो सेना आदिवासी क्षेत्र में लगाई गई है। 70% सेना आदिवासी क्षेत्र में लगा दी है गवर्नमेंट ने। आप लोग इंटेलेक्चुअल है, आप लोग समझते हैं सिविल वॉर किसको बोलते हैं। वॉर अंडर, यानी दूसरे देश की लड़ाई, दूसरे देश से लड़ाई, ये पहलू अलग है। अपना ही देश अपने लोगों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिया है। क्या सिचुएशन है मणिपुर की? आपने क्या देखा? वो एग्जाम्पल था हमारे मूलवासियों के लिए कि आदिवासी लड़कियों को खुलेआम सड़क पे नंगा घुमा रहे, उसके बाद उनको सड़क पे खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद उनको शूट कर रहे हैं और उसका वीडियो बनाया जा रहा है और वो पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा। व्हाट डू वांट टू इंडिकेट?
वो हमको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इस बारे में भी बात होनी चाहिए। गढ़चिरौली की हालत देखिए आप, इन्होंने पूरे आदिवासी समाज को नक्सलवादी कहने का एक फार्मूला लाया है। जिस आदिवासी ने कुछ बोला तो नक्सलवादी, मुस्लिम ने कुछ बोला तो आतंकवादी, उसमें दलित भी आ गए, उसमें ओबीसी भी आ गया। जो जमीनी लड़ाई लड़ रहा है वो नक्सलवादी ही हो सकता है। किसान आंदोलन में आप लोग देख सकते हैं साथियों, नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है। आपको नक्सलाइट डिक्लेयर करने के बाद आपको मारने की परमिशन मिल जाती है इनको। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। एक बार आपको नक्सलवादी घोषित कर दिए तो आपको मारने के बाद उस पर कोई केस नहीं होंगी, जैसा क्रिमिनल ट्राइबल बिल में था। हमारे आंदोलनों को ये लोग गैर संवैधानिक बताना चाह रहे हैं, गैर लोकतांत्रिक बताना चाह रहे हैं, और इसके लिए इनके पास में व्यवस्था है। इवन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी स्टेटमेंट दिया है। हाई कोर्ट के जजेस तो बेशरम हो गए इस पर। पूरा यार इस देश के मूलवासियों के जो सिटीजन राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस राइट्स पे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट करते हैं कि आदमी को लगता है इस देश में संविधान है या कुछ और है। साथियों, मैं आपको इसलिए बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, आप सैनिक हो समाज के। यह इंडिकेशन है आपके सामने कि क्या चलना है देश में। 3 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासी क्षेत्रों की हर साल ये लोग कवर करते जा रहे हैं, और करीब करीब 50 लाख के करीब आदिवासी हर साल अपने जमीन से हमेशा हमेशा के लिए विस्थापित हो रहे हैं। उसमें दलित भी है, उसमें कुछ ओबीसी भी है। साथियों, इस देश का डिस्क्रिमिनेशन कैसा है उसको भी देखना पड़ेगा। आदिवासी की जमीन पे कोयला होता है, खान होती है, पानी है, लोहा है, इनकी पूरी नजर उस पर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट आदिवासियों की जमीन पर डिजाइन किया है इन्होंने, इसलिए मोदी गवर्नमेंट चल रही है। उससे बड़ी बात कि आदिवासी की जमीन पे चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, ज्वार भी होती है, वही फसलें होती है, और जो यहां के बड़े उच्च वर्णीय उनकी जमीन पर भी वही फसलें होती है। इनकी जमीन 1 करोड़ रुपए एकड़ और आदिवासी की जमीन 5 लाख रुपए एकड़। ऐसा क्यों? इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए हमारे कैडर्स में। जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है इसकी तरफ नजर नहीं है हमारी। यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हम लोग संविधान को केवल ऐसा देखना नहीं चाहिए, संविधान को ऐसा देखना चाहिए हमें। और संविधान को देखकर हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ठीक है, आज इनके पास सत्ता है, इनके सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ये लोग संविधान को अपने उपयोग के लिए उपयोग में लाते हैं। अभी संविधान उनके हमारा शोषण करने का साधन बन गया उनके लिए। वही संविधान के ही माध्यम से हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पे राज कर रहे हैं। जो संविधान हमारे संरक्षण की गारंटी देता है, हमारे सर्वाइवल की गारंटी देता है, उसी संविधान का उपयोग वो हमको खत्म करने के लिए कर रहे हैं। ये सिचुएशन बड़ी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है मेरे भाइयों। इस सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करना पड़ेगा। आप लोग एक वैचारिक मंच के लोग हैं, एक वैचारिक मूवमेंट के लोग हैं। आपको देखना पड़ेगा बाबा साहब का जो क्रिटिकल एंगल है। बाबा साहब आखिर इस देश में करना क्या चाहते थे? बाबा साहब इस देश की सोच कैसे रखना चाहते थे? बाबा साहब को जमीन नहीं समझता, ऐसा नहीं था। बाबा साहब के ही आंदोलन, नर्मदा का आंदोलन हुआ, गोदावरी का आंदोलन हुआ, वहां पर जमीन जोत जबरन जोत आंदोलन, जो जमीन का आंदोलन हुआ है, जिसने जोता उसकी जमीन का आंदोलन है। बाबा साहब ने इस देश के खेती का राष्ट्रीयकरण करने की बात की। क्यों? क्योंकि बाबा साहब देश बनाने के पहले जमीन पे बात कर रहे थे। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट अबाउट योर लैंड एंड एग्जिस्टेंस? आपके अस्तित्व का, अपनी जमीन का, आपकी संस्कृति का क्या? ये दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। अगर देश में संविधान है और आपकी पहचान खत्म हो गई है तो हम खतरे में हैं।
देश में हमारी पहचान है और संविधान खत्म हो गया तो भी हम खतरे में हैं। ये दोनों चीजें हमको लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान हमारे सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की गारंटी देता है। आज के दिन एक ऐसे सब्जेक्ट को आप लोगों ने हाथ लगाया है कि उसका संवर्धन, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान तो हमने करना ही है, लेकिन संविधान के पीछे की मूल विचारधारा कौन सी है उसके बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं। जब तक कि हम अम्बेडकराइट एंगल से संविधान की तरफ नहीं देखेंगे तब तक कि हम संविधान की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको समझ भी नहीं सकते हैं। ये मुझे ऐसा फील होता है। और उस अम्बेडकराइट एंगल को, उस अम्बेडकरवाद को इन्होंने समाप्त कर दिया है। इस देश में मार्क्सवाद पे चर्चा होती है, इस देश पे गांधीवाद पे चर्चा होती है, लेकिन अम्बेडकरवाद पे चर्चा नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं दिल्ली में था, किसी व्यक्ति ने खड़े होकर बोला, उच्च वर्णीय था वो, उसने बोला नहीं मैं बौद्ध हूं। उसने बोला मैं बौद्ध हूं। मैंने बोला साहब अगर आप बौद्ध हैं तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, वैचारिक आइडेंटिटी क्या है? तो बोले नहीं मैं बौद्ध हूं। उसको बौद्ध बोलने में बहुत अभिमान महसूस कर रहा था वो। फिर मैंने बोला उनको कि आप बौद्ध हो ये बताने के बजाय आप डायरेक्टली बोलते कि मैं अम्बेडकरवादी हूं तो ज्यादा फायदा होता। आपके बौद्ध होने का जो फायदा है वो निजी जीवन से जुड़ा हुआ है भाई, लेकिन अम्बेडकरवादी होने का फायदा जो जमीन पर है, हम जमीन से अलग होते चले जा रहे हैं। बाबा साहब नहीं होते तो बुद्ध नहीं दिखता। बुरा नहीं मानना, इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट मत करना। मेरी नज़र में एक आम आदमी, एक रिक्शे वाला मजदूर आदमी को पूछते अरे बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है, तो बताता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि बुद्ध को निर्माण करने वाला व्यक्ति है। इस सदी में अम्बेडकरिज्म में या अम्बेडकरवाद ने ही बुद्ध को इस देश में उतार के रखा है। जो 22 प्रतिज्ञा है वो एक्चुअली सोशल रिवोल्यूशन ही है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम अम्बेडकरवाद या बौद्धिज्म को देखने का हमारा जो एंगल है वो उस तरीके का होना चाहिए। आज कई बौद्धिस्ट कंट्री है जो इस देश के दलितों को, इस देश के बौद्धों को, इस देश के ओबीसी को, इस देश के आदिवासियों को मूल निवासी की मान्यता नहीं देना चाहते हैं। वो मूल निवासी की कंसेप्ट को मानते ही नहीं है और हम आंदोलन चला रहे हैं मूल निवासी का। क्या हम उस देश के बौद्धों से सहमत हैं? पूरा जो फंड है हमारे नाम का, इंटरनेशनल फंडिंग जो हो रही है, जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है, वो फंड तो आरएसएस लेती है। हमारे बीच में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन आरएसएस का है। आदिवासी को तो छोड़ ही दो। मैंने एक पत्रकार से पूछा कि गढ़चिरौली में बाबा आमटे, जिसके पास किसी समय पर 2 एकड़ जमीन थी, 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस था, आज वो आमटे 50-30 साल के बाद में वो इंटरनेशनल में उसको मैक्से अवार्ड मिलता है, उसको राष्ट्रीय अवार्ड मिलते हैं। उसके पास लाखों एकड़ यानी हजारों एकड़ जमीन है और करोड़ों का बैंक बैलेंस है। फिर मैंने पूछा भाई व्यवस्था वही है, जगह वही है, वहां बाबा आमटे का डेवलपमेंट हो सकता है, वहां के आदिवासियों का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जिस जमीन पर, जिस व्यवस्था में आमटे जी का विकास हो सकता है, उसी व्यवस्था में आदिवासी का विकास क्यों नहीं हुआ? इस बारे में भी सोचनी पड़ेगी अपने को कि व्यवस्था कैसी है, उसका उपयोग कौन कर रहे हैं, उसको संचालित कौन कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, उसको हैंडल कौन कर रहे हैं। और एक सामाजिक खतरा हमारे बीच में है। दिन ब दिन आदिवासियों में, ओबीसी में, माइनॉरिटी में, दलितों में ये दूरियां बढ़ते चली जा रही है। मैं इसको सबसे बड़ा खतरा मानता हूं। मैं सबसे बड़ा खतरा मानता हूं। साथियों, यह सच है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, लेकिन इस देश का दलित, इस देश का ओबीसी, इस देश का माइनॉरिटी उसके वंशज है। इस चीज को हमको प्रूव करना है। उस लाइन को हमको प्रूव करना पड़ेगा। आपके पास इस देश में मूल निवासी होने का एक ही एविडेंस है, आदिवासी संस्कृति। आप बुद्ध के बारे में देखो,
बुद्ध का जो कल्चरल स्टेटस था या उसकी जो सांस्कृतिक क्रांति का मार्ग था, उसमें उनके गुरु अलार कलाम भी हुए हैं। मोहम्मद पैगंबर कुरैश आदिवासी है। ये जो थीम हम लोग देख रहे हैं, ये जो गण व्यवस्था की थीम है, जो सांस्कृतिक थीम है, इसको भी लेके हमको चलना पड़ेगा। आज के दिन मैं जिस एंगल से आपको बताना चाहता था कि आईपीसी इन्होंने बदली है, ये विश्व की सबसे खतरनाक घटना है। आईपीसी बदलना यानी आईपीसी बदलने के बाद उसमें अमेंडमेंट किए गए प्रावधानों का उपयोग सबसे ज्यादा इस देश के मूलवासियों के खिलाफ होगा। जिस प्रकार से ब्राह्मणों को कभी कोई सजा नहीं होती थी, दोष मुक्त ब्राह्मण समाज यानी ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण, ये दोनों को कोई सजा नहीं होती थी, उनके लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं था। एक ऐसी व्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आदिवासी मूल निवासी है, इस बात को गवर्नमेंट नहीं मानती है, लेकिन हाई कोर्ट बोलता है कि राम यहीं पैदा हुए, उस बात को गवर्नमेंट मानती है। ये इंप्लीमेंटेशन की स्टेटस है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए व्यवस्था है क्या। हमारे फेवर में जजमेंट आने के बाद देश में लगता नहीं है। कुछ देर पहले साथी ने बोला वो बैलेट पेपर की बात, क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, बैलेट पेपर पे कोई बात नहीं होगी। आप चाहोगे तो भी बैलेट पेपर उनका सब्जेक्ट नहीं बन रहा है। यह प्रूव हो गया है कि मशीनों में गड़बड़ी हुई, फिर भी बैलेट पेपर नहीं चाहते हो। इससे क्या समझ में आता है? क्या हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट है? वो संवैधानिक व्यवस्था का सुरक्षा कर रही है? आपको ये पहलू को, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है साथियों। लोकतंत्र में अविश्वास होगा तो लोगों में विद्रोह होगा, और इसी तरीके से वो लोग इस देश के संविधान की जो मूल व्यवस्था है उसी को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप लोग आज के दिन 3 बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। मैं भी, जो हम लोगों का बिरसा ब्रिगेड का मूवमेंट देश भर में चल रहा है आदिवासियों के बीच में, हम थोड़े लिमिटेड लोग हैं। हम लोग केवल आदिवासियों के बीच में ही काम कर पा रहे हैं। आपके बीच में हम लोगों को आने का बहुत मौका कम मिलता है, लेकिन आपने हमको बुलाया, हमसे हमारी बात को आप लोगों ने सुने, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जो इस मुखालते में हम लोगों ने नहीं रहना चाहिए कि संविधान बदला नहीं है, संविधान से छेड़छाड़ नहीं हो रही है। आपके सिटीजनशिप राइट्स को भी अमेंड कर दिया गया है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टेट में लागू कर दिए इन्होंने। कौन सा राज्य है जहां पर लागू हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड? उत्तराखंड में प्रैक्टिकल कर लिए इन्होंने, गोवा। इधर इन्होंने कश्मीर में कौन सा आर्टिकल लाए, क्या खत्म किए मौलाना जी? 370 और आदिवासियों का 371 और 72 दोनों खत्म कर रहे हैं। वही मणिपुर में चल रहा है। तो ये अटैक हमारे ऊपर हो रहा है। दलितों का संबंध मैक्सिमम जमीन से नहीं होते हुए आरक्षण और बाकी व्यवस्था से है। वो आंदोलनों को बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं। हम कॉन्सेंट्रेट आंदोलन, कंसोलिडेट आंदोलन, एकत्रित होकर कोई आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और मैं उसको स्वीकार करता हूं। इसमें हमारी भी गलती है। कहीं ना कहीं एक लाइन पकड़ के हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। व्यवस्था बहुत खराब है साथियों। एक इमरजेंसी लगी है जिसको सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इमरजेंसी बोलते हैं। इस देश के आदिवासी की जो पर कैपिटा इनकम है दिल्ली की, वो 1 रुपये 40 पैसे है। एक आदिवासी की जो पर कैपिटा इनकम है जंगल में 1 रुपये 40 पैसे है। साथियों 1 रुपये 40 पैसे में कैडबरी चॉकलेट नहीं आती, रोटी कहाँ से लाएगा वो? ऐसी व्यवस्था में जहाँ हमारे लोग अपना शरीर बेच रहे हैं, अपने पार्ट्स बेच रहे हैं, खून बेच रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ कुपोषण है वहीं इन लोग ब्लड बैंक का कैंप लेते हैं, क्योंकि उनके खून में रेजिस्टेंस पावर होता है। तो वहीं जहाँ कुपोषण है मेलघाट में, वहाँ ब्लड बैंक चल रहा है। मैं लोगों से जाके पूछा भाई क्यों? तो दादा हम लोगों को ये 850 रुपये देते हैं और खून ले लेते हैं, हम 2 महीने बाद देते दादा, काम नहीं है, ये 850 रुपये लेकर हम राशन लाते हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं।
डॉक्टर बोलता है आपको कि खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन इस देश की व्यवस्था बोलती है कि आपको खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ये डायलॉग जो है, सिस्टम का जो कैरेक्टर है, उसको समझने की हम लोगों को जरूरत है। आज के दिन मैं शायद ज़्यादा बोल दिया, मुझे चिट्ठी आ गई, मैं समय का आदर करता हूँ। आप हमारे लिए ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन चीज़ों पे भी चर्चा कर ले जो नहीं हुई है हमारे बीच में। कॉमन सब्जेक्ट पे हो, लेकिन जो नहीं हुआ है, जो नहीं है हमारे पास, जो हमसे छूट रहा है, उन सब्जेक्ट पे भी चर्चा की कोशिश होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक रास्ता हम सब लोगों के लिए निकलना चाहिए। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 70 साल हो गए बाबा साहब को आदिवासी समझ नहीं पाए, और 70 साल हो गए यहाँ का अम्बेडकराइट आदमी आदिवासियों को समझ नहीं पाया। वहाँ गढ़चिरौली में बाबा आमटे मिलता है, लेकिन हमारा कोई आदमी नहीं मिलता। उनके बीच में हम लोगों का इंटर रिलेशन जो है, एक आपसी संवाद जो है, वो टूट गया है। उसको स्टार्ट करना है, उसको कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ मिलकर, क्योंकि आने वाली लड़ाई बहुत भयानक है। आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आप कौन सी लड़ाई लड़ोगे? पहला प्रश्न। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है, जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वो अनअप्लीकेबल हो जाता है, अनऑपरेटेबल होगा। तब आप क्या करोगे? जब आपकी लैंड वैल्यू, यानी जिसकी जमीन उसका देश, ये जो समीकरण है, वो वैल्यू आपकी 22% रह जाएगी, तब आप क्या करोगे? इस देश में कचरा उठाने का, संडास साफ करने का काम गवर्नमेंट सर्विस का पार्ट बना है, लेकिन इस देश में गड्ढा खोदने का काम गवर्नमेंट सर्विस का काम नहीं बना है। हमारे दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग आज देखो, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे बड़ा बाजार है ये मजदूरों का। भारत का मजदूर विश्व का सबसे सस्ता मजदूर है। अब गड्ढा खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो भी काम हमारे मजदूरों को नहीं मिलेगा। वो जिंदा कैसे रहेंगे? जिनका पेट भर गया है, जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है, जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े घर ले लिए, प्लॉट ले लिए, उनके लिए ये विचारधारा नहीं है। लेकिन वास्तविकता में समाज का 80% वर्ग बहुत बड़ी दुविधा में खड़ा है कि वो जिंदा कैसे रहेगा, हमारा समाज जिंदा कैसे रहेगा, हमारी मूवमेंट जिंदा कैसे रहेगी, हमारी विचारधारा, हमारे जो महापुरुष है, इनकी विचारधारा जिंदा कैसे रहेगी। ये आपको सोचना पड़ेगा। साथियों, जाते जाते एक कनेक्शन आपको बता के जाना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने भंडारा से इलेक्शन हरा दिए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते हैं। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया वो आदिवासी लोग थे। जिस व्यक्ति ने आखिरी वोट डॉक्टर बाबा साहब को मारा, उसका नाम भी बिरसा था, और वो भी बिरसा मुंडा के विचारों से ही प्रेरित था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के भंडारा में हारते हैं और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जीतते हैं, और वहाँ से चुन के जाते हैं। वो संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं और उनको संविधान बनाने का मौका मिलता है। क्या कनेक्शन है बिरसा मुंडा में और बाबा साहब में? इस आंदोलन का इंटर रिलेशंस भी हम लोगों को खोज के निकालना पड़ेगा। जिस जमीन पे बाबा साहब पैदा हुए थे मऊ में, उसी जमीन पे टंटा भील पैदा हुए थे। जिस जमीन पे महात्मा फुले का काम था, उसी जमीन पे राघोजी भांगरे का काम था। ये हमारे जो इंटर रिलेशंस है, इनको समझने के लिए, हमारी मूवमेंट की भी विचारधारा को समझने के लिए, एक नया साहित्य, एक नई एंगल से समाज को खड़ा करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। आज के दिन इतना ही समय हो चुका है, लेकिन किसी दिन एक बार आपसे मुलाकात होगी। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जय आदिवासी।